गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को व्याकरण पढ़ाने वाला हूँ और व्याकरण में टॉपिक होगा हम लोग का संज्ञा, जैसे बोर्ड पे देख रहे हैं। और ये आपकी क्लास 10 में और क्लास 12वीं दोनों में आता है। तो आज हम लोग पूरा संज्ञा के फुल क्लास देखने वाले हैं। इसके परिभाषा देखेंगे, इसके उदाहरणों को देखेंगे और सभी प्रकार के परिभाषाओं को देखेंगे और ये भी देखेंगे कि किस टाइप से बोर्ड एग्जाम में से पूछे जाते हैं। ओके, चलिए। तो सबसे पहले संज्ञा की हम लोग करेंगे परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा करेंगे। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। उसे संज्ञा कहते हैं। ओके, जैसे में मोहन किताब पढ़ना अच्छा इत्यादि। चलिए, तो परिभाषा है आप लोग का कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे कहा गया कि व्यक्ति में मोहन आ जाएगा, वस्तु में किताब आ गया, स्थान में पटना आ गया और भाव में अच्छा आ गया। इसका छोटा भी परिभाषा होता है कि किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। जिससे नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। ओके, तो बहुत ही आसान है, आप लोग इसे देख सकते हैं कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। तो नाम का बोध है, यानी मोहन से एक पुरुष का नाम का बोध हो रहा है। किताब से ये सूचना हो रहा है कि किताब एक वस्तु है। पटना शहर का नाम है, नाम का बोध हो रहा है। अच्छा हम किसी भी व्यक्ति का भाव यानी गुण बताते हैं कि वो अच्छा है या वो बुरा है। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे संज्ञा के प्रकार। ठीक है, संज्ञा के 5 प्रकार है। ओके, ये पूछा जाता है, प्रश्न आता है कि संज्ञा के कितने प्रकार है, तो आप लोग कितने बोलेंगे? 5। ठीक है, आप लोग देखिए, पहला होता है जाति वाचक, पहले व्यक्ति वाचक कर लीजिए। पहला होता है व्यक्ति वाचक संज्ञा। दूसरा होता है जाति वाचक संज्ञा। तीसरा होता है द्रव्य वाचक संज्ञा। चौथा होता है समूह वाचक संज्ञा। ओके, और पांचवा होता है भाववाचक संज्ञा।
भाववाचक संज्ञा। तो आप लोग देख लीजिए, संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे संज्ञा के प्रकार में पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा होता है जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जानवर या स्थान के नाम को, स्थान के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए, तो आप लोग देखिए यहाँ परिभाषा है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जानवर या स्थान के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी इसमें कहा गया कि खास नाम का बोध हो। देख लीजिए, खास नाम का बोध हो। तो जैसे में हम लोग लेंगे मोहन, राम, सीता, ओके। और वस्तु में ले लेंगे रामायण पुस्तक की खास पुस्तक का नाम है। और जानवर में टोमी, और स्थान में पटना, बिहार। बहुत हो गया एग्जाम्पल। अब आप लोग परिभाषा से समझिए कि आपको कहा गया है कि जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जानवर या स्थान के नाम का बोध हो। जैसे मोहन से खास व्यक्ति का बोध होता है। मोहन जब हम कहेंगे तो पूरे लड़कों के समूह में से जो लड़का मोहन होगा वही आएगा, दूसरा तो नहीं आ सकता है। ओके, तो आप लोग देख लीजिए, मोहन किसी खास व्यक्ति का नाम है। बहुत सारा भीड़ हो और उसमें हम चिल्लाएंगे मोहन, तो जो मोहन होगा ना वही हाथ उठाएगा। पूरा भीड़ तो हाथ नहीं ना उठाएगा। तो इससे पता चल गया कि यहाँ पे ये खास नाम है। फिर भीड़ भाड़ में या क्लास में, अपने क्लास में अगर कोई राम है तो मैं कहूँ राम खड़े हो जाओ, तो पूरा क्लास नहीं ना खड़ा हो सकता है, सिर्फ राम ही खड़ा होगा। और सीता, तो सीता ही खड़ा होगी। रामायण एक धार्मिक पुस्तक का नाम है, ठीक है। तो रामायण जो पुस्तक है ना, जब कहेंगे रामायण की किताब लाइए तो पूरा पोथी लेकर तो नहीं ना आएंगे जी, एक खास किताब लेकर आएंगे। उसके बाद टोमी, हम लोग अपने कुत्ते का नाम रखते नहीं, टोमी, बहुत प्यार से नाम रखते हैं। कुत्ता कहेंगे तो कहेंगे ना कुत्ता इधर आओ, पूरे गांव के कुत्ता आ जाएगा। इसलिए हम अपने कुत्ते का नाम रखते हैं टोमी ना, तो टोमी कहते तो एकदम वो आता है ना जी, तो खास नाम हो गया। और भी देख लीजिए पटना जब कहते हैं ना तो हमारे बिहार की राजधानी को सूचित करते ना, कि पूरे भारत की राजधानी को सूचित करते हैं ना। बिहार एक स्पेशल खास स्टेट का नाम है। जिसे भारत में 38 जिले हैं ना, 38 राज्य है ना, 28 राज्य है, 28 राज्य में बिहार एक खास राज्य हो गया। तो इस तरह से हमने जो भी उदाहरण देखा, ये क्या है, खास नाम को बोध कर रहा है। अब हम लोग देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। तो अब हम लोग देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। परिभाषा होता है जिस
संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जानवर या स्थान के नाम का बोध न होकर पूरी जाति का बोध हो तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पहले वाली परिभाषा की तरह ही है, बस समझ लीजिए लोग कि जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जानवर या स्थान के नाम का बोध ना होकर पूरी जाति का बोध, यही बात याद रखें, पूरी जाति का बोध हो तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। हम लोग उदाहरण लेंगे, जैसे लड़का, लड़के, किताब, कुत्ता, गाय, गाय, शहर, गांव, गांव, राजधानी इत्यादि। देखिए, ध्यान दीजिएगा लोग कि जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जानवर या स्थान के नाम का बोध ना होकर पूरी जाति का बोध हो तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आपको कहा गया कि पूरी जाति का बोध हो, बस इस शब्द पे ध्यान दीजिए लोग, पूरी जाति का बोध हो। लड़का जब हम कहेंगे लड़का, तो जितने लोगों, जितने माने वहां उपस्थित लड़के होंगे, चाहे मोहन हो, सोहन हो, रवि हो, राहुल हो, सूरज हो, कोई हो, मैं कह दूं लड़के सब इधर आ जाओ, तो जितने लड़के होंगे ना सारे आ जाएंगे, ना कि केवल मोहन आएगा। तो इससे पता चल रहा है कि इससे लड़का जो है ये पूरी जाति का बोध कराता है, उसी तरह लड़की पूरी जाति का। हम कहें कि किताब लाओ, तो किताब जब लाने के लिए बोलेंगे तो आप रामायण की नहीं लाएंगे जी, किताब की बात करेंगे तो पूरी किताब का बोध हो जाएगा। ओके, उसके बाद कुत्ता, अब कुत्ता की जब कहेंगे तो टोमी सिर्फ थोड़ी ना आएगा, जितने कुत्ते होंगे सबका संबोधन हो जाता है। गाय, अब गाय कहेंगे तो गाय चाहे उजली हो, काली हो, लाल गाय हो, कैसों हो, सारी गायों का बोध हो जाता है। शहर, शहर में भी वही बात है, पटना शहर है ना, दिल्ली भी शहर है ना, कोलकाता भी शहर है, मुंबई भी शहर है। तो ये सब क्या होगा, शहर जैसे ही कहेंगे तो विभिन्न शहरों का संबोधन हो जाता है। उसी तरह गांव, गांव में हम लोग के मोहली भी आएगा, कुमिल्ला भी आएगा, अटोली भी आएगा, टोयला भी आएगा, हकारपुर भी आएगा, विभिन्न गांवों का नाम आ जाएगा। राजधानी, अब राजधानी कहेंगे तो सिर्फ पटना नहीं ना आएगा जी, पटना भी आएगा, लखनऊ भी आएगा, मुंबई भी आएगा, कोलकाता भी आएगा, क्योंकि ये सब क्या है, किसी राज्य की राजधानी है। यानी कि इन सभी शब्दों से किसी खास का बोध नहीं होता है, पूरी जाति का बोध होता है। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग देखेंगे तीसरा प्रकार, द्रव्यवाचक संज्ञा। परिभाषा होता है
जिस शब्द से नाप तौल का बोध हो, उसे द्रव्य वाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। जैसे चावल, गेहूं, चना, दाल, दूध, तेल, पानी इत्यादि। ठीक है, तो आप लोग जैसे बोर्ड पे देख रहे हैं कि जिस शब्द से नाप तौल का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो चावल जब हम लोग जाते हैं खरीदने के लिए तो कहते हैं ना 1 किलो चावल दीजिए, 10 किलो चावल दीजिए, तो किलो कहते हैं ना, तो नापने का बात आ गया, तौलने का बात आ गया। उस तरह गेहूं के लिए भी, चना के लिए भी, दाल के लिए भी, दाल भी जाते हैं तो कहते हैं 1 किलो 2 किलो 5 किलो दाल चाहिए। दूध भी लीटर में हम लोग नपवाते हैं, 2 लीटर दूध चाहिए, 4 लीटर चाहिए, 5 लीटर चाहिए ना। उसके बाद तेल भी नाप तौल का बोध होता है तेल से। पानी है तो हम लोग जब यात्रा करते थे ना 1 लीटर वाला बोतल दे दीजिए, 2 लीटर वाला दे दीजिए। तो इस तरह से जिस शब्द से आपको समझ में आए कि ये नापा या तौला जाता है तो क्या होगा, ओके। ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे वर्ग, सभा, आर्मी, आर्मी के बाद हम लोग कह सकते हैं गुच्छा, दर्जन, और हम लोग कह सकते हैं चलिए इतना ही लेते हैं, दर्जन इत्यादि। जैसे कि आप लोग बोर्ड पे परिभाषा देख रहे हैं कि जिस संज्ञा शब्द से समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वर्ग से समूह का बोध होता है का, तो आप सभी जानते हैं वर्ग का मतलब होता है कि एक क्लासरूम जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हो, तो हम कहते हैं कि वर्ग में जितने छात्र हैं खड़े हो जाएं। तो एक बच्चा नहीं खड़ा होता है, तो वर्ग से पूरी समूह का बोध होता है ना। वर्ग में एक छात्र नहीं होता है या एक छात्रा नहीं होती है, पूरा एक झुंड होता है जिसे हम लोग क्या कहेंगे, समूह का बोध करा रहा है। सभा में अकेले तो सभा नहीं ना हो सकते जी, एक आदमी तो सभा नहीं कर सकता है, उसमें 2 4 5 आदमी होगा, 2 4 व्यक्तियों का झुंड होगा, समूह होगा, तो सभा होगा। आर्मी जब कहते हैं ना, आर्मी का मतलब होता है कि आर्मी का मतलब एक समूह का बोध होता है जिसमें 2 4 10 20 क्या होते हैं, सेना होती है। उसके बाद गुच्छा, अंगूर की गुच्छा देखे लोग, अंगूर का गुच्छा जो होता है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे अंगूर होते हैं, तो भी क्या करता है, समूह का बोध कराता है।
दर्जन, दर्जन कितने होते हैं जी? 12 ना। तो दर्जन का मतलब ही होता है एक समूह का बोध। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे आखिरी प्रकार भाववाचक संज्ञा। तो इसका परिभाषा होता है जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे अच्छाई, खट्टा, मीठा या मिठास, चोर, चोर और लाल, उजला। ठीक है, तो आप लोग परिभाषा देख लीजिए। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु की गुण का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अच्छाई, जब कहते हैं कि अच्छाई तो इसी एक गुण का बोध होता है। खट्टा, कहते हैं ना आम खट्टा है, तो आम की गुण का बोध हुआ। मीठा, मिठास या मीठा भी कह सकते हैं। जैसे फल मीठा था या फल मीठा है, तो इससे फल के गुण का बोध हो रहा है। मोहन चोर है, तो मोहन के गुण का बोध हो रहा है ना। कपड़ा लाल है, तो कपड़ा के बारे में ये बता रहा है। फिर उजला, यानी कि कपड़ा उजला है, इससे भी गुण का बोध हो रहा है। तो आप लोगों ने देखा कि हम लोग आज संज्ञा पढ़े, और मैं व्याकरण के अन्य टॉपिकों को लेकर आऊंगा, बारी बारी से सभी को पढ़ाऊंगा। आप लोग के बोर्ड एग्जाम बहुत ही जल्द आने वाले हैं, तो आप लोग इन सभी वीडियो को देखिए। जैसे आप जानते हैं कि 12वीं क्लास में संज्ञा से कम 7-8 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और अन्य प्रश्नों को भी इसी से जोड़ दे रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहें, शेयर करें, लाइक करें, और अन्य टॉपिकों पर वीडियो बनाने के लिए कमेंट करें। धन्यवाद।